पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे, जबकि दीगर जोनल और जिले हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मुताल्लिका मुकामात पर होंगे। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक एकम रमजान मुबारक जुमेरात को होने का इम्कान है। मक्का और मदीना में रमजान की पहली तरावी अदा कर दी गई। लाखों ज़ायरीन नमाजियों का रूह परवर इज्तिमा। मस्जिद हराम मस्जिद नबवी में भी नमाज तरावी अदा की गई, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में भी नमाज तरावी का एहतमाम किया गया। बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर भौंडी सियासत की जा रही है। बानी की सेहत पर ब्लेम गेम खेली गई। मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। प्रोपेगेंडा को बंद होना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। कहा, हम अब भी कह रहे हैं कोई टेस्ट रह गया है तो बताएं। अलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती थी। सियासी लीडरान ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान हर चीज को मना कर देती थी। पीटीआई रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट का नाम तजवीज करने का भी कहना चाहते थे कि पीटीआई क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो। रास्ते बंद करने वाले देख लें। बड़ी क्लियर हिदायत हैं। केपी पुलिस लड़ रही है, लेकिन सियासी क़यादत को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने। जिनेवा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमेरिकी वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जारेड कुश्तर शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जिनेवा में मौजूद। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने जौहरी मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल होने का ऐलान कर दिया। कहा, ईरान संगीन नताइज से बचने के लिए मुआहदा चाहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने ट्रंप की धमकी पर जवाब देते हुए कहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उसे समंदर में गर्क कर सकता है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को फतह दरकार। मैच बारिश की नजर हुआ तो भी पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगा। मैच में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच गए। दूसरी जानिब आईसीसी का भारत से अहम इवेंट्स की मेजबानी किसी और मुल्क को देने पर गौर। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने भारत में शेड्यूल 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 वनडे वर्ल्ड कप के लिए मुतबादिल मेजबान मुल्क पर गौर शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया मुमकिन तौर पर आईसीसी के ग्लोबल इवेंट्स का मुतबादिल मेजबान हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सानसन। उम्मीद करते हैं कि कल की बारिश के बाद आज आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआगा, खास तौर पर वो लोग जो उन इलाकों में रहते हैं जहां कल बारिश और जालाबारी हुई है। एब्सोल्युटली जालाबारी हुई कराची में, सोच सकते हैं आप। रमज़ान मुबारक से कबल जो शहर में बारिश हुई है उससे मौसम खुशगवार हुआ है और हवा में हल्की खुनकी भी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में भी आज मौसम मोतदिल रहने की तवक्को है और दीगर शहरों में भी मौसम सर्द और खुशगवार है। लेकिन जब कल ख़ासतौर पे कुछ इलाके जिनमें जालाबारी हुई, स्कूल के बच्चों की छुट्टी का वक्त था, तो वो वर्त हैरत में मुब्तला हो गए और उन्हें बड़ा मज़ा आया कि जी कराची में भी हेल स्टॉर्म। खास तौर पर अंडर 7 जो है शायद, या अंडर 5 जो है, ये उनकी लाइफ की पहली हेल स्टॉर्म थी। So they have not seen this hailstorm. अंडर 40 की भी पहली हेल स्टॉर्म नहीं, मैंने कराची में hailstorm. Yeah, we've seen hailstorm इससे पहले कराची में हो। या रिमेंबर हुई है कराची में। तो उन बच्चों को यालाबारी का पता भी नहीं कि यालाबारी क्या होती है। वो इस यालाबारी को बर्फबारी कह रहे थे। तो फिर आपको उनको बताना पड़ा कि भाई ये हेल स्टॉर्म के अंदर और स्नोइंग के अंदर फ़र्क होता है। ये फ़र्क आपको समझना होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है फैसल के रमज़ान से पहले जब मौसम अच्छा हो गया है, कराची में ऑलरेडी 2 चीज़ें हैं खास करके इस रीजन में जो हम ऑब्जर्व करें, वो ये कि पिछले साल सर्दियों के बाद गर्मियां डायरेक्ट आ गई थी, स्प्रिंग हमने देखा नहीं। तो इस बार कराची वाले जो है वो स्प्रिंग एंजॉय कर रहे हैं और अगर कराची में स्प्रिंग है इसका मतलब है अक्रॉस द नेशन हमें स्प्रिंग जो है वो देखने को मिलेगा। और इसी बहार के मौसम में जब रमज़ान का आगाज़ होगा तो इस बार रमज़ान का महीना भी लोगों का बहुत अच्छे से गुजरेगा। चलिए, तो हम दुआ यही करते हैं कि ना सिर्फ मौसम जो है वो बेहतरीन रहे रमज़ान में, बल्कि कल से इंशाअल्लाह ताला रमज़ान भी शुरू होगा पाकिस्तान में, तो उसके लिए भी दुआ गो हैं कि वो अमन व अमान के साथ गुजरे। रमज़ान की बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब, यूएई और दीगर खलीजी ममालिक में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ चुका है और इन ममालिक में मुसलमान आज पहला रोज़ा भी रख चुके हैं। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में रमज़ान मुबारक की पहली तरावी के रूह परवर मनाजिर भी देखे गए और दुनिया भर से आए हज़ारों मुसलमान बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हुए। माह रमज़ान पाने पर शुक्र और मग़फ़िरत की दुआएं भी मांगी गईं।
बिल्कुल। और पाकिस्तान में शैतान ने कैद होने से पहले गिरा फिरोशों को राह रास्त से हटाने के लिए आखिरी चाल चलती है। एंड वाई वी से दैट, उसकी वजह यह है कि रमज़ान से कबल ही मार्केट्स में फल और ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो गायब होना शुरू हो चुकी हैं। गायब आपको पता है क्यों होती हैं, ताकि वो महंगी की जा सके, और जिसका खदशा कल से ही जाहिर किया जा रहा था कि पहली अफ्तारी पर आवाम को एक बार फिर से महंगाई का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है। इस सब पे हम आगे चल के शो में मजीद भी बात करते हैं। अभी बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब, और वो है आज का बड़ा ही अहम मैच। पाकिस्तान खेलने जा रहा है नमीबिया से, और पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो आज अपना दिल थाम के बैठेंगे, क्योंकि ये बात तो अब मशहूर हो चुकी है कि जैसी टीम पाकिस्तान की वैसी परफॉर्मेंस। तो सुपर 8 मरहले में पहुंचना है तो पाकिस्तान को आज का मैच जीतना है, या फिर बारिश ने हो जाना है, एक एक पॉइंट का मिल जाना है, पाकिस्तान ने वैसे भी चले जाना है। लेकिन पिछले मैच की बीटिंग के बाद हमने कितना सीखा, और सबसे अहम बात सादिया कि हम चेंजेस करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, ये सबसे अहम बात है। और फिर क्या उन चेंजेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए भी तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, क्योंकि आप अगर चेंजेस सिर्फ इसलिए आपको पता है फैसल कि हमारे यहाँ चेंजेस इसलिए किए जाता है क्या ये प्रूव किया जा सके कि जो पुराने क्रिकेटर्स थे वो ज़्यादा बेटर थे। तो जो नए क्रिकेटर्स लाए जाते हैं ऑब्वियसली उनको सेटल होने में टाइम लगता है, वो हम ड्यू टाइम उनको देते नहीं हैं, और जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर हम वो पुरानी लॉट दोबारा लेकर आ जाते हैं। दिस हैड बिन अ प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। सो अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी की जगह सलमान मिर्ज़ा को लाया जा सकता है, क्या फ़खर जमान को टीम में जगह दी जा सकती है, क्या शादाब को हटाया जाएगा, क्या उस्मान की जगह नाफे को लाया जा सकता है। तो ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर ऑन पेपर, बट ये सिर्फ पेपर पर ही रहेंगे या फिर लिटरली हमें ये फील्ड पर नजर आएंगे अगेंस्ट नामीबिया, दैट इज़ अ क्वेश्चन। एब्सोल्युटली। और खबरें तो ऐसी भी गर्म हैं कि शायद फ़खर जमान आ जाएं। खबरें बहुत सारी गर्म हैं, बट विल बी टॉकिंग शॉर्टली टू आवर एक्सपर्ट ताकि जान सकें कि खबरें एक तरफ, बट द सिचुएशन इज़ कि पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए अपनी कॉम्बिनेशन जो है उसको क्या हमें बनाना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान के लिए मैच जीतना ज़रूरी है। भारत से शिकस्त के बाद ना सिर्फ ये कि हमारा पॉइंट्स टेबल पे दबाव बढ़ा है, बल्कि हमारा मेंटल प्रेशर भी कितना होगा। सादिया, खबरें ये भी थी कि जब पिछले मैच में हम भारत से हारे थे तो माइक हैसन ने होटल में जाके बहुत गुस्सा किया था। बर्डन जो शिफ्ट हुआ था सारा सीनियर प्लेयर्स पे हुआ था, जबकि सवालात तो सबसे उठने चाहिए, सबसे ही होने चाहिए, किसने बॉलिंग नहीं की। और सबसे बड़ा क्वेश्चन फैसल मेरे ख्याल में कप्तानी का था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आई ओवर एंड ओवर आई एम सेइंग दिस, पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में यस ऑन पेपर हम इंडिया से कमज़ोर टीम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस दिन जिस स्ट्रेंथ के साथ हम उतरे थे अगर उसे राइटली यूटिलाइज किया जाता तो हम इंडियन टीम को प्रेशर में ला सकते थे। आपने एक बनाया था, एक प्लान, आपने एक एजेंडा रखा था कि हम सलमान के साथ आएंगे, वी वेंट विद सलमान, यू गॉट एन अर्ली विकेट। उसके बाद आपको प्रेशर मेंटेन करना था, दैट वी डिड नॉट। और हमें ऐसा लग रहा था शायद कि अभिषेक हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है, ईशान को शायद हमने थ्रेट समझा नहीं, ऑल्दो हमारा बिगेस्ट थ्रेट ईशान था बिकॉज अभिषेक वाज कमिंग आफ्टर अ ब्रेक। तो मुझे ऐसा लगता है वो कप्तानी के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जाती है। बाकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल भी अच्छी होनी चाहिए थी, सबको अपना रोल प्ले करना था, वो नहीं हुआ। फिर मेरे ख्याल में जो उस्मान को हम लेट लेकर आए वो भी एक बड़ा रीज़न था, जो यू नो ओवर एंड ओवर हम रॉन्ग डिसीजंस करते चले गए, प्रेशर बिल्डअप होता रहा। एंड है यार, हमने इतना बड़ा टारगेट उनको सेट करने दिया दैट वी कुडंट चेज इजीली। इस वक्त जो क्रिटिसिज्म हो रही है, आज का मैच यकीनन पाकिस्तान जीतेगा, हमें यकीन है, हमारी दुआएं भी हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। लेकिन क्रिटिसिज्म इस वक्त ये हो रही है कि क्यों हम सेकंड टीयर टीम्स या फिर वो टीम्स जो कि ए टीयर हैं लेकिन उनकी टीम बी आती है, उनके खिलाफ हम शेर होके खेलते हैं। एंड व्हेनेवर वी आर इन दी, आप पिछले 4 से 5 नॉकआउट्स देख लें, आईसीसी टूर्नामेंट्स देख लें, कोई एक टूर्नामेंट ऐसा बता दे आफ्टर 2021 सादिया जिसमें हमने क्वालिफाई किया था फॉर द फाइनल्स अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद से लेके एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें हम ये बता सकें अपने फैंस को यार ये टीम बड़ी तगड़ी थी, कन्विंसिंग हमने खेला, लेकिन किस्मत जो है वो हम पे मेहरबान नहीं हुई, इसलिए हम आगे पीछे हो गए। तो देयर हैजंट बीन वन सिंगल टूर्नामेंट, चाहे आप ये एशिया कप उठा के देख लें। ऑब्वियसली एशिया कप में 3 मैचेस हमने इंडिया के साथ खेले, और ऑब्वियसली हम इसलिए भी गए जनाब फाइनल में क्योंकि और आगे टीमें थी कौन सी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनके साथ। तो
आपको अब ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। विद दैट सादिया, मुझे एक बात याद आती है। बैक इन आई थिंक 2007 वर्ल्ड कप था, 50 ओवर, जिसमें या 2003 था, आई डोंट रिमेंबर, नहीं 2003 नहीं था, 2007 था, जिसमें इंडिया लॉस्ट टू बांग्लादेश। ठीक है, और उसके बाद से हमने ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं देखा इंडियन टीम के साथ, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल कर दिया अपने टीम को। बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इट्स नॉट बीन वंस बट हैज बीन मेनी टाइम्स कि जहां पे हम इस तरह के एक्सीडेंट से करवा चुके। अफजाल अब्बासी इस वक्त कोलंबो से हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग अफजाल, बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो बताइए सर, क्या सिचुएशन है इस वक्त? मैच में कुछ ही घंटे रह गए हैं, कोई चीज बाहर आ सकी है? कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है? जी फैसल, बिल्कुल मैच में कुछ घंटे बाकी रह गए। मुकामी वक्त के मुताबिक जो है आज पाकिस्तान और नामीबिया का मैच जो है वो 3 बजे खेला जाना है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे होंगे और 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है कि 2 से 3 चेंजेस के साथ जो है वो ग्रीन शर्ट्स आज मैदान में उतरेंगी, क्योंकि इंडियन टीम के हवाले साथ मैच में जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को, शादाब खान की शमूलियत को, और इसके साथ साथ बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी ओवरऑल उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, जिस पर टीम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा मायूस थी। और अब जो फैसला सामने आ रहा है प्लेइंग 11 का, उन्होंने ये कहा है कि 2 से 3 जो है वो तब्दीलियों का इम्कान है। तो उसमें सलमान मिर्जा बहुत ज़्यादा ज़ेरे गौर हैं कि उनको चांस दिया जाए। उसके साथ साथ फ़खर जमान जो है वो हमने देखा गुज़श्ता रोज़ उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में भी भरपूर रनिंग की। फ़खर जमान ने रनिंग की, ग्राउंड के चक्कर लगाते रहे, और उसके साथ साथ बैटिंग बहुत ज़्यादा फोकस की फ़खर जमान ने। तो फ़खर जमान की पॉसिबिलिटी है कि उन्हें आज प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि नाफे के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? देवर न्यूज़ के हो सकता है उस्मान की जगह नाफे को मौका दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखें ख्वाजा नाफे जो हैं वो पिछले 2 प्रैक्टिस सेशन से बहुत ज़्यादा फोकस हैं अपनी ट्रेनिंग पर, काफ़ी ज़्यादा नेट्स में बैटिंग करते दिखाई। हम आपको दोबारा विल रिकनेक्ट यू बिकॉज़ आई कांट हियर द ऑडियो। खैर, तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त खबरें सारी जो गर्म है वो ये है कि चेंजेस होने जा रही हैं। बट ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? क्या वाकई चेंजेस होने जा रही हैं? दैट्स द रियल क्वेश्चन। पता है सादिया, एक दिन पहले टीम का ऐसे भी पता लग जाता है कि जो प्रैक्टिस सेशन हो रहा होता है ना, उस प्रैक्टिस सेशन में किस खिलाड़ी ने कितनी जान लगाई, किस खिलाड़ी को कितनी प्रैक्टिस करवाई गई। रिमेंबर टॉकिंग टू अफजाल अब्बासी लेटर ऑन इन आवर शो इन द प्रीवियस नाइट, तो एक बड़ी तहलका खेज बात अफजाल ने खुद बताई थी। हम चाहेंगे कि उसको हम मजीद भी बात करें कि कल शाहीन शाह अफरीदी, देयर यू गो, आई वाज जस्ट टॉकिंग एंड नाउ ही इज बैटिंग। कल शाहीन शाह अफरीदी ने फ़खर जमान से ज़्यादा बैटिंग प्रैक्टिस की है, विच लीव्स अस इन अ पजल कि क्या आज भी फ़खर जमान नहीं खेल रहे होंगे। द प्रॉब्लम इज़ अगेन, प्रॉब्लम तो खैर बहुत सारी है, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप की प्रॉब्लम है। सना मीर जो पाकिस्तानी फॉर्मर कैप्टन है, सना मीर से लेके अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, बहुत सारे क्रिकेटर्स वो ये कह चुके हैं कि आप बाबर को चौथे नंबर पे लाके उसके साथ भी और टीम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। इफ यू डोंट वांट बाबर इन द टीम, यू skip him from the team, but if you want him, make him back up the order. It's more of a question शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग प्रैक्टिस का ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या आप सलमान मिर्जा को लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, if he is practicing so much, because to be very honest सुपर 8 से पहले ही आपका आखिरी मैच है। why is शाहीन शाह अफरीदी practicing so hard with the batting? या फिर हम इसको यूँ समझे कि ये आपको पता होता है कि ये सारी वीडियोस जो है वो सर्कुलेट करेंगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी पे था, जिस तरह से उन्होंने बॉल किया। तो हर कोई क्वेश्चन कर रहा था कि यार इतने सीनियर बॉलर का होने का क्या फ़ायदा जब अब वो रन कंटेन नहीं कर सकता। चले विकेटों तो दूर की बात है। तो कुछ चीज़ें हम सोशल मीडिया के लिए भी करते हैं, कुछ वीडियोज़ हम वहाँ भी बना रहे होते हैं कि ठीक है भैया जम के प्रैक्टिस करो, लोगों को दिखाओ कि मैं कितनी तैयारी करता हूँ। सो मे बी इट वॉज वन ऑफ दैट रीजन। बट मेरा बार बार सवाल ये है कि हैज़ सलमान really practiced, has he trained सलमान मिर्जा so that हमें ये अश्योरिटी हो सके कि यार आज की स्क्वाड में उसको, आज की प्लेइंग 11 में उसको मौका मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि फ़खर जमान को भी अगर आप खिलाते हैं, आई रियली वांट कि उसको किस पोजीशन पे खिलाएंगे। आर यू गोना टेक बाबर ऑन द 3rd पोजीशन एंड देन डिसाइड फॉर फ़खर एंड सलमान के ठीक है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उनको कहाँ प्ले करना है। अगर फ़खर को हम खिला रहे हैं तो
यू नो, सो ये मेरे जहन में एक सवाल है। बट मेजर क्वेश्चन ये है कि शादाब का रोल क्या है आज? शादाब की जगह हम किसको लेकर आना? पता नहीं शादाब का रोल होना भी चाहिए टीम में या नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। और मसला एक और भी है, फ़हीम अशरफ का क्या रोल है? क्या फ़हीम अशरफ को हम इस वर्ल्ड कप में फील्डिंग ऑलराउंडर लेकर गए? क्योंकि एक मैच में उन्होंने बैटिंग की है, इसके अलावा वो फील्ड में खड़े रहते हैं। इंडिया का मैच भी हो, उन्होंने बॉलिंग नहीं की, यूएसए का भी हो, उन्होंने भी बॉलिंग नहीं की। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हमने देखी सादिया कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, इन दोनों ने बैक ऑफ लाइन तो बॉल किया, बट दे वेरिएशंस। सो जब आप वेरिएशन की बात करते हैं तो फ़हीम अशरफ की वेरिएशन हम सब ने एशिया कप के फाइनल में देखी थी, किस तरीके से स्लो ऑफ कटर्स करके, स्लो इन वंस करके उन्होंने विकेटें हासिल की। आपका मसला क्या है? शाहीन शाह अफरीदी अप फ्रंट विकेटें नहीं दे रहा, यही मसला है ना। वो विकेटें आपको सलमान मिर्जा अप फ्रंट लेके दे रहा है, जो होम में सीरीज खेली उसने और यहाँ पे मैच खेला। तो प्रॉब्लम यह है कि एक लड़का जो कि विकेट टेकिंग बॉलर है, उसको आप कैसे बाहर कर सकते हैं जबकि आपका मसला ही विकेट टेकिंग है? दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट फैसल विल ऑलवेज रिमेन इन आवर माइंड्स। और दूसरी चीज ये कि देखें, आपने बुमराह को देखा होगा, बुमराह अब फर्स्ट मैच में नहीं खेले थे, राइट? सेकंड मैच में भी आई डोंट नो यूएसए के अगेंस्ट वो थे या नहीं, बिकॉज आई डिडंट नोटिस हिम इफ ही वाज देयर। सो आई थिंक व्हाई डू वी यूज शाहीन शाह अफरीदी सो मच? मतलब हम कॉन्फिडेंट ही नहीं होते अपने प्लेइंग 11 के बारे में। हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने हर सीनियर को हर ज़्यादा खिलाना है। आपको पता है शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं है, आपके मेजर मैचेस के लिए आपको उसको रखना चाहिए था। यू नो, आइदर आप उसे यूएसए के अगेंस्ट ना खिलाते हैं, आइदर आप नेदरलैंड्स के खिलाफ नहीं खिलाते। अगर वो फिट ही नहीं है तो क्या माइनर क्या मेजर? देखें, इस वक्त वर्ल्ड कप बीच में है, पाकिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना है, तो कुछ बातें बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स कर भी नहीं रहे। लेट्स गो टू अफजाल अगेन। जी अफजाल, बताइए क्या टीम लग रही है आपको आज खेलती हुई? जी बिल्कुल फैसल, देखें कि टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है, क्योंकि गुज़िश्ता मैच में हमने जब देखा कि भारत के खिलाफ ना बाबर आजम चले, ना शादाब की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क थी, और ना शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो राइट एरियाज में उन्होंने बॉलिंग की। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे टीम पाकिस्तान के लिए। तो उसके बाद टीम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मायूसी भी थी और तशवीश भी थी कि जो मेन सीनियर प्लेयर्स हैं जिन पे रिलाई किया जा रहा था T20 वर्ल्ड कप में और जिन्होंने परफॉर्म करना था, वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। तो उसके बाद अब टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि जो बेंच स्ट्रेंथ है, जिसमें फ़खर जमान हमारे पास बैठे हुए हैं, प्रूवन मैच विनर हैं, उनको चांस आज दिया जा सकता है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने ट्रेनिंग सेशन में देखा कि फ़खर जमान ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, उन्होंने बैटिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, जिस पर अब ये इम्कान है कि आज उन्हें चांस दिया जा सकता है। इसके साथ साथ ख्वाजा नाफे जो हैं वो जो इंडिया के साथ हमारा मैच हुआ 15 फरवरी को, उससे पहले भी नेट्स में बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ बैटिंग करते रहे, विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन इंडिया के खिलाफ उन्हें चांस नहीं दिया गया। लेकिन आज के मैच में इम्कान है कि उनको चांस दिया जाएगा। इसके साथ साथ सलमान मिर्जा और नसीम शाह जो हैं वो दोनों फास्ट बॉलर हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं। उनका इम्कान है कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह उनमें से एक पेसर्स को आज मौका दिया जा सकता है। क्योंकि अगर आज सिनहाले स्पोर्ट्स क्लब की पिच की बात की जाए तो ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, ग्रास है पिच पर, और उसके साथ साथ ओवरकास्ट की प्रेडिक्शन है। तो सीमर्स जो हैं बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं, और इसलिए जो है वो सलमान मिर्जा या नसीम शाह आज अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो पाकिस्तान को बड़ी हेल्प मिल सकती है। और बारिश का भी इम्कान है, 50 to 60% जो है वो फोरकास्ट किया गया है मेट ऑफिस की जानिब से। उनका कहना है कि बारिश का इम्कान है, और अगर बारिश होती है तो फिर भी पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और पाकिस्तान या अमेरिका ये वाहिद टीमें हैं जिनमें से एक टीम ने आज क्वालिफाई करना है। सुपर 8 की लाइनअप जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इससे पहले 7 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं सुपर 8 के लिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब अफजाल, अब ये बताइएगा कि यू नो व्हाट इज़ द मोरल ओवरऑल अराउंड पाकिस्तानी टीम? बिकॉज जब आपको पता होता है ना कि आप इतना बुरे से हारे हैं, और जब आप नए प्लेयर्स को भी मौका दे रहे होते हैं, रिगार्डलेस के क्या परफॉर्म करिए, है उन बेचारों पर वैसे ही प्रेशर होता है, क्योंकि आपने वहाँ से टेकअप करना होता है और आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना होता है। तो ओवरऑल मोरल कैसा है पूरी टीम का? Do
we see positive? देखिए मोराल ऑब्वियसली डाउन है, स्पेशली उन प्लेयर्स का जिनसे परफॉर्म नहीं हो सका इंडिया के खिलाफ। लेकिन कल हमने ट्रेनिंग सेशन में देखा कि ख्वाजा नाफिज जो थे वो बड़े पॉजिटिव थे, जो फखर जमान थे वो बड़े हेल्पफुल थे कि हमने परफॉर्म करना है, डिलीवर करना है टीम के लिए। लेकिन इंडिया के साथ जो हमारा मैच था और जो टीम की बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी मायूस कुन थी। और उसके बाद अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे टीम ने रेस्ट किया, क्योंकि उनको पता था क्रिटिसाइज है, ट्रैवलिंग मीडिया है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मीडिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए यहाँ आया हुआ है कोलंबो में। तो उस वजह से भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अवॉइड किया, क्योंकि प्लेयर्स का मोराल पहले ही डाउन है और उन्हें पता है कि क्वेश्चन जो हैं वो हार्ड हिटिंग क्वेश्चन होंगे, जिसकी वजह से टीम ने अवॉइड किया फेस करने को मीडिया को। और कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो उस्मान तारिक को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया गया, क्योंकि उस्मान तारिक वाहिद ऐसे बॉलर्स थे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में इंडिया के अगेंस्ट जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो उस्मान तारिक तो बड़े होपफुल थे कि आने वाले मैच में, और ये जो आज का मैच है ग्रुप ए का आखिरी मैच है पाकिस्तान का नामीबिया के खिलाफ, उसमें अच्छी परफॉर्म एक्चुअली जो जिनको ये लग रहा है कि हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाएंगे। अच्छा वेल, मुझे थोड़ा सा बताएं अफजाल, जरा पिच का कुछ हाल अहवाल दें। कल प्रैक्टिस भी हुई, सारा कुछ, ऑल्दो के वो स्क्वायर तो मेरे ख्याल से कवर्ड ही होगा जिधर उन्होंने खेलना है, बट बात हुई इस हवाले से आपकी कि पिच कैसा है, कंडीशंस ओवरकास्ट हैं, सो उसके हिसाब से आर वी गोइंग कुछ चेंजेस, या फिर वो जो 3 दिन पहले प्लान बना है उसी पे जाएंगे? अभी कल जब उनसे क्वेश्चंस किया एक जर्नलिस्ट ने कि क्या आप सेमीफाइनल तक यही हैं, तो उन्होंने कहा सेमीफाइनल तक नहीं, हम फाइनल तक यही हैं। तो देखें, कहना तो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद से होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपकी परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क होनी चाहिए, उस लेवल की होनी चाहिए कि आप फाइनल खेल सकें। लेकिन अभी जो टीम हमारी इंडिया के खिलाफ खेली है प्लेइंग 11, अगर यही प्लेइंग 11 रहती है और ऐसी परफॉर्मेंस रहती है तो फिर तो फाइनल तो बड़ी दूर की बात है, सुपर 8 खेलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए। राइट, कोई प्रेडिक्शन है पिच के हवाले से, कुछ पता चल सका है कि किस तरह से परफॉर्म करेगी पिच? सादिया, पिच के हवाले से यही कहा जा रहा है कि पिच जो है वो सीमर्स को बड़ा हेल्प करेगी। बॉलिंग पिच ये नजर आ रही है कि बॉलर्स को यहाँ पर काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ग्रास बहुत ज्यादा है पिच पर। और जो पिछला मैच हमने देखा था हॉलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ जो अपना पहला मैच यहाँ पे खेला सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब में, तो उसमें भी बॉलर्स को काफी यहाँ पर हेल्प मिली थी। तो उसके साथ साथ आज वेदर की भी प्रेडिक्शन यही है कि बारिश का इम्कान है, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि यहाँ पे सीमर्स को जो है वो काफी हेल्प मिलेगी सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट होगा पाकिस्तानी टीम के लिए कि वो आज का जो हमारा मैच है वो जीते, एक तो उससे मोराल भी अप होगा। वेल वी रियली होप कि आज का मैच बारिश से इंटरप्ट सिर्फ उस वक्त हो जब पाकिस्तानी टीम बहुत बुरा खेल रही हो और हमें उसका एडवांटेज मिल रहा हो। अफजाल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वी होप टू कीप थ्रू द डे, बिकॉज हमें अपडेट्स चाहिए होंगी मैच के लिए। एब्सोल्युटली। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। कुछ सियासत की बात हो जाए तो बानी पीटीआई की सेहत और इस पर होने वाली सियासत ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग को तेज कर दिया है। एक तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की आंख के इलाज के मामले पर सियासत की गई, हत्ता कि पीटीआई क़यादत ऑन बोर्ड थी मगर अलीमा खान ने वीटो किया ताकि मामला ठंडा ना पड़ जाए। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगर मुलाकातें बाकायदगी से होती तो मामला यहाँ तक ना पहुँचता। बिल्कुल, और इसी के बीच हमने ये देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने भी सख्त अल्फाज में तनकीद की और ये कहा कि सियासत बर्दाश्त का नाम होता है, अगर बर्दाश्त नहीं हो तो कोई और शोबा इख्तियार कर लिया जाए। सवाल अब ये है कि क्या बानी पीटीआई की सेहत वाकई एक इंसानी और कानूनी मामला है या ये सियासी बयानिया का नया महाज बन चुका है? क्या इलाज के मामले को अवामी हमदर्दी समेटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो वाकई अगर कोई मेडिकल कंडीशन मौजूद थी तो मेडिकल कंडीशन क्या अब सॉल्व हो चुकी है, उसे सॉर्ट आउट कर दिया गया है, या इसकी तरफ से हुकूमत की जानिब से तो कोई इस पर सियासत नहीं की जा रही? इसी पे बात कर लेते हैं। तज्ज़ियाकार असद निज़ामी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, बानी पीटीआई की सेहत का जो मामला है इंसानी मसला तो है, लेकिन इसे भी अब सियासी हिकमत अमली से नत्ती कर दिया गया। हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत के मस्बत रिपोर्ट पेश कर रही है, अपोजिशन मानने से इनकारी है। अवाम के लिए कन्फ्यूजन किस तरह दूर की जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कन्फ्यूजन,
वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये मसला काफ़ी दिनों से चल रहा है। जब से बानी पीटीआई की तबीयत के बारे में इंफॉर्मेशन आई कि उनकी जो राइट आंख है उसकी हालात जो है वो ठीक नहीं है। इससे पहले उनका चेकअप हुआ था और उसकी रिपोर्ट तो ये थी कि वो अब सब मामला जो है वो ठीक है। वो बड़े अच्छी तरह उन्होंने प्रोसीजर किया, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद से सलमान सफदर साहब उनको मिलने गए तो उसके बाद एक और रिपोर्ट जो है वो मिली कि जी वहाँ पे उनकी 85% जो है वो देखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है और 15% रह गई है। अच्छा, ये रिपोर्ट चलती रही। उसके बाद ऑपोजिशन ने खुद इसके ऊपर बहुत सारे मुतालबात किए। उसके साथ साथ उन्होंने एक धरना भी दिया हुआ है और उसके अंदर से उनके ये था कि जी हमारे अपने फिजिशियंस चेकअप करें उनका। तो उसमें से हुकूमत ने भी रूम दिया थोड़ा सा, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने रूम दिया और उसके बाद बानी पीटीआई का चेकअप जो है वो हुआ। और उसके अंदर से जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक तो, और ये सलमान कुनराजा साहब का अपना बयान मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि अब उनकी जो विजन है वो बेहतर है। ओके। बकौल जो इन लोगों ने उनका एग्जामिनेशन किया, और ये वही डॉक्टर हैं जिनमें दो ऐसे हैं जो ऑपोजिशन ने खुद नॉमिनेट किए थे कि उनको घड़ी भी नजर आ रही है, घड़ी की सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो यहाँ से ये कंफ्यूजन पैदा हुई। अब इसके ऊपर मसला सिर्फ ये है कि आज जो मोहसिन नकवी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हमने दावत दी थी बैरिस्टर गौर को भी और दीगर और जो ऑपोजिशन के रहनुमा हैं कि वो आके जब उनका मुआयना हो रहा है उसके अंदर शरीक हुए, लेकिन उन्होंने वो उनसे इनकारी थे। और इसके ऊपर भी बैरिस्टर गौर का ये बयान था जी कि हमने इस तरह से हमने शामिल नहीं होना चाहते हम इसके अंदर। और वो जरा ना मजीद कंफ्यूजन ऐड करता है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि जो अवाम है उनके लिए कंफ्यूजन है कि आया उनकी जो तिब्बी जो हालत है उनकी इस वक्त, जो उनकी सेहत है उसके ऊपर एक क्लियर चीज नहीं आ रही। तो इसके ऊपर एक आप एक सियासी पहलू भी इसका है कि पीटीआई जो है वो इस मामले को जो है वो हर तरह से इस्तेमाल करेंगे, वो कर भी रही हैं। हुकूमत का इसके अंदर बड़ा क्लियर एक स्टांस रहा है कि हम जो उनकी शालीमार अस्पताल में कहा गया था ऑप्शन की तरफ से कि उनको वहां पे भेज दिया जाए, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का हुकूमती बयान नहीं है। अलबत्ता मेरे ख्याल में इसके अंदर जो बात चल रही है वो ये है कि ऑपोजिशन चाह रही है कि इस मामले को और खान साहब की जो सेहत है उसको एक बहाना बना के किसी तरह उनको अडयाला जेल से बाहर निकाला जाए और उनको किसी अस्पताल की इन्वायरमेंट में डाला जाए। तो यहाँ पे सारा मामला इस वक्त फंसा हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी ने तो हालिया जो प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें अलीमा खान पर कुछ इल्जामात भी उनकी जानिब से आयद किए गए हैं। क्या वाकई अलीमा खान ने इलाज में रुकावट डाली है या सियासी दिफा नजर आता है ये? देखें जी वो उनकी बहन है और ये बात मेरा या किसी और का करना कि वो अपने भाई की ही इलाज के अंदर कोई रुकावट बनेगी ये तो ज़हन नहीं मानता। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके अंदर आप देखिए, अगर हम थोड़ा माजी करीब में चले जाएं तो एक पीटीआई की जो इस वक्त लीडरशिप है उसके अंदर अलीमा खान जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। अब आप देख लें कि इस पार्टी के जो बानी हैं और इस पार्टी के जो लीडर हैं वो तो खान साहब खुद हैं और वो लेकिन हैं जेल में। इसके बाद से बैरिस्टर गौर हो जाए, सलमान अकबर राजा हो जाए, अलीमीन गंदापुर हो जाए, अलीमा खान हो जाए, बुशरा बीबी खुद क्यों ना हो जाए, इस लीडरशिप का जो वैक्यूम है जो क्रिएट हुआ है उसके अंदर कोई ना कोई दाखिल होना चाह रहा है बड़ी देर से। और जाहिर है फिर इस ये जो मामलात हैं, ये वैक्यूम जो है ये बहुत सारे सवालात को जन्म देते हैं। उसके अंदर जाहिर है जब भी इस किस्म का मामलात होंगे तो ये सवालिया निशान जो है ये पैदा होगा कि कोई इसका एक सियासी पहलू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात कि उनकी बहन खुद से उनकी इलाज के अंदर किसी किस्म की रुकावट डाल रही है, मेरे ख्याल में ये बात जो है ये जरा गलत होगी। लेकिन इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज अगर गेन की जा सकती है तो मेरे ख्याल में वो पीटीआई की सारी तमाम लीडरशिप जो है वो गेन करने की कोशिश कर रहे होंगे। ओके। अच्छा, ये मुझे बताइए, इस सारी सूरत हाल से किसी मुमकिना डील या रिलीफ का रास्ता हमवार होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, डील जो है वो ताली दो हाथों से बजती है। हुकूमत जो है उनके तमाम बयानात और उनकी जिस किस्म की अप्रोच रही है कि इस मामले को किसी तरफ लेके जाए वो मौजूद है, जिसके अंदर
एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा हमने जो खबरें मिली वो यही थी कि जी जो बानी पीटीआई हैं वो खुद जो है वो एक ही इदारे से, एक ही तरफ से कोई डील करना चाहती है। जाहिर है एक मौजूदा हुकूमत है और उन्हीं ने कोई रास्ता निकालना है इसके अंदर, तो उससे वो इनकारी रहे हैं हमेशा से। क्या इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोई सिचुएशन चेंज हुई है? मेरा नहीं ख्याल। मौकफ जो पीटीआई का है और जो बानी पीटीआई ही आगे लेके चलते हैं उसके अंदर तो यही है कि मैं डील करूंगा तो किसी एक इदारे से करूंगा और किसी से नहीं करूंगा, नंबर 1। और इसके अंदर भी सिचुएशन यही है, वरना तो मेरे ख्याल में बड़ा आसान था कि अगर तो डील होनी थी तो वो आज से बहुत देर पहले हो जाती। ना वो जो डील है और जिसकी जमहूरियां अभी भी हो रही हैं, ना वो डील जो है वो इस मौजूदा सूरत हाल में इस तरह से हो सकती है, ना आने वाले मुस्तकबिल में हो सकती है, जब तक जो पीटीआई की लीडरशिप जो है उनको बानी पीटीआई कहें कि जी अब हम तैयार हैं टेबल पे बैठने के लिए। कुछ लोग जो है वो हुकूमत की तरफ से हैं, कुछ लोग अपोजिशन की तरफ से हैं, और ये जो मसला चल रहा है इसका कोई बाकायदा हल निकाला जाए। जब तक इस टेबल पे दोनों तरफ से एक नियत से नहीं बैठेंगे लोग कि जी इस मसले को हल करना है, तब तक कोई डील नहीं होगी मेरे ख्याल। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि सरदर ज़रदारी की जानिब से आपने भी देखा होगा कि बानी पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया हुआ है और उन्होंने ये कहा कि सियासत बर्दाश्त का नाम है और अगर बर्दाश्त नहीं तो कोई और शोबा फिर आपकी जानिब से इख्तियार कर लिया जाए। क्या ये सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है या ये आम सियासी तनकीद है? अच्छा देखिए, जरदारी साहब का ना इसके ऊपर एंगल जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। जरदारी साहब वो सियासतदान है जिन्होंने, जो तमाम सियासतदान है उनमें से अगर आप कहा जाए जिन्होंने सबसे ज्यादा सख्त जेल काटी उसमें जरदारी साहब एक हैं। उन्होंने 10 से 12 साल की जेल खुद भी काटी हुई है। तो वो शायद एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रहा हूँ कि सियासत जो है बर्दाश्त का नाम है। एक तो इसका ये मौक़िफ़ हो सकता है जो वो कह रहे हैं। बाकी सियासी दबाव जो देखें जी, पीटीआई जो है वो एक इत्तेहादी जमात है इस हुकूमत के अंदर। मौक़िफ़ तो है वो हुकूमत ने बनाना है, नैरेटिव जो है वो हुकूमत ने क्रिएट करना है कि हम दबाव डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। देखिए, अगर आपने अभी अपने पिछले सवाल के अंदर मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया तो उन्होंने तो ये भी आज से एक आध दिन पहले ये बात की थी कि अगर हमने जेल में सख्ती करनी होती तो हम जेल के अंदर सख्ती कर सकते हैं। ये इनका बयान जो है बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है तमाम मीडिया पे, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे खास तौर पे। वो बिल्कुल बात उस तरह से दुरुस्त कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने कोई सख्ती करनी होती, हमने कोई चीज़ करनी होती जिसके अंदर हम उनको मजीद तकलीफ दें, ना कि मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत ऐसी कुछ नीयत रखता है, बट वो कह रहे हैं कि अगर हमने करना होता तो हम जेल के अंदर ही वो मामलात कर लेते। और ज़ाहिर साहब जो है वो तो अपनी एक माजी को देखते हुए, सोचते समझते हुए जिस तरह की सख्त जेल उन्होंने काटी, वो तो उसके हवाले से मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं कि सियासत जो है वो बर्दाश्त का नाम है। आया मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि बानी पीटीआई ने कोई आसान जेल जो है वो काटी है, या उनका जो जेल के अंदर जो दौर चल रहा है वो बहुत छोटा है, अब तो बड़ा तवील हो चुका है। तो ये सारी बातें जो हैं ये एक सियासतदान जेल में हो और एक सियासतदान जेल से बाहर हो, तो ये फिर बातें जो हैं ये होती रहती हैं। और इनके अंदर से जो अगर कोई पहलू निकाला जाए जी कि इसके अंदर दबाव डाला जा रहा है, इसके जरिए कोई और किस्म की बात की जा रही है, वो मुमकिन तो है, लेकिन ज़रदारी साहब की हद तक मेरे ख्याल में वो अपने एक्सपीरियंस की हद तक जो है वो बात। ठीक है सर साहब, प्रिया आप इस हवाले से अपनी आरा से हमें आगाह कर रहे थे। वेल विद दैट हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। वेल, एहतजाज की सियासत ने एक बार फिर मुल्क को मफलूज करके रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सड़कों की बंदिश पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। अवाम का कहना है कि एक शख्स की खातिर पूरे सूबे को बंद करना किसी तौर मुनासिब नहीं है। دا خو جی په زول لګیا دي د یوې سپږې لپاره ټول کنسیږي پوه شوې سپلې احتجاجونه دي او جلسې دي جلوسونه دي دا دې چاله تکلیف ورکوي ځه اسټابلیشمنټ له ورکوي مال راکوي که نه داسې انسانیت دی دا شپږ دا وګوره څومره خلک په دې کې مریضان دي په دې کې بیماران دي اخر د افسوس خبره ده مړه ولې پکې نه دي ته راشه زه درته خپل ګاډی ښیم زه به راپسې خو دلته نه دلته نه تو یو سړی خرڅړی سړی کله کار کوی شي بکر یو آزادی کا بھی کام کر سکتا ما ته تکلیف دا د روډ باندې 24 घंटे خلک ډېر پریشان دي بس قرات لګي بچي په لسونی راخستي بچای کیږي یا بس مطار د نشي روډ باندې هغه په خپل سیټ آرام سره ناسته سپیونه ټول خیبر پختونخوا او پنجاب روډونه بند کړي دي په احتجاج دي نو د هغوی مطالبه محدوده ده. زموږ مطالبه چې کوم ده دا د 5 کروڑ عوامو مطالبه ده
بلدیاتي نمائندگانو منتخب نمائندگانو مطالبه ده نو موږ دا صوبایي حکومت نه دا راکو چې دا مطالبات حل کړي او دا روډونه کولاو شي او د خلکو دا مسائل حل شي. PTI को खुद नुकसान है क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होते जा रहे हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और वो हर आए रोज रोड ब्लॉक करते हैं और जो वो सियासत कर रहे हैं वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तानी अवाम के लिए. पॉलिटिक्स का मकसद भी यही है कि वो उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर आके स्टेक होल्डर से बैठ के अफाम तफहीम के जरिए मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सियासत करना चाहिए. ये तो नहीं हो कि हर एक जत्था आके रोड बंद करे, कल मैं 500 बंदों को लेके चतराल का रोड बंद करूंगा, ये तो हो नहीं सकता ना. इट इज नॉट ए पॉलिटिक्स. دا عوام ته ورسول په تکلیف کې دي، موږ هم په تکلیف کې نه سوارلې دی خواځي او نه دی خوانن په کم طرف لاړو. صوبایي حکومت ته موږ دا خواسته چې بای دا وګوره دا د غریبانو ټول غریب عوامو ته زور دی، اخر دې به حل سره وځي. دیو له په سملای کې خبره پکار و موږ ته غونډ دی غریب ته زور وځي، که احتجاج وشي که هر څه چې وشي بس زور موږ لرای. चलिए यहाँ पे ले रहे हैं हम ब्रेक, देखते हैं आपसे सवाल. फिर आपको कहेंगे खुशामदीद. इससे पहले कि हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब जाएं, वेल देयर इज अ हाइप. पाकिस्तान नमीबिया मैच है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है. हाइप तो उस्मान तारिक की भी है और इस बात से कतई नज़र के पिछले मैच में अगर जल्दी ले आया जाता तो क्या पिक्चर तब्दील होती. लेकिन हो यह रहा है कि आज नमीबिया के प्लेयर भी उसी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं. सादिया, दिस हैज बिकम मोर ऑफ अ ट्रेंड नाउ. मतलब बहुत सारी सोशल मीडिया पर उस्मान के जो स्टाइल है, जिनका बॉलिंग एक्शन है, उस पर मीम्स तो बन ही रही है. पीपल आर मेकिंग वीडियो. ही इज बिकमिंग फेमस फॉर हिज बॉलिंग स्टाइल एंड दैट पॉज. बट लेट्स सी, इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो उस प्रैक्टिस का हुआ नहीं था, ऑल्दो हमने ही उनको इस्तेमाल नहीं किया था. वेल, क्या नमीबिया को इस पॉज के बाद ये जो बॉलिंग एक्शन है उस्मान का, उसे कॉपी करके प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है या नहीं. बट दैट डिपेंड्स कि हम उस्मान को आज कितना मौका देते हैं बॉल करने का. जी बिल्कुल. और क्या आज भी वो ऐसी हालत हो तो क्या 11वें ओवर में लाए जाएंगे. वेल चले देखेंगे. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच 2:30 बजे स्टार्ट होगा. उस वक्त की बात उस वक्त. अभी हम आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने का रुझान एक संगीन मसला है. अब ये मसला समाजी और माशी बहरान की अलामत बनता जा रहा है और इस गैर कानूनी तरीक़े को, जिसको निकी कहा जाता है, इराक़ और यूरोप तक गैर महफूज ज़मीनी रास्तों से पहुँचने की कोशिशें इस ख्वाहिश की अक्कासी करती हैं जो बेहतर रोज़गार, तेज़तर आमदन और समाजी तरक्की के ख्वाब से जुड़ी हैं. मगर ये ख्वाब अक्सर इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स, ख़तरनाक सरहदी गुजरगाहों और कानूनी पेचीदगियों में उलझ जाता है. इस रुझान के पीछे बुनियादी अवामिल में बेरोज़गारी है, कम उजरत है, बढ़ती महंगाई है, बैरून मुल्क कामयाबियों की मिसालों से पैदा होने वाले जो नफसियाती कशिश शामिल है. लेकिन सोशल मीडिया और गैर मुसद्दिका मालूमात भी नौजवानों में ये तासुर पैदा करती है कि गैर कानूनी रास्ता तेज़ और मौसर है. हालांकि हकीकत इसके बरक्स है और बहुत सारे पैसे, लोगों को शायद ये भी लगता है कि पैसे भी शायद उसमें ज़्यादा लगेंगे और उनको सिक्योर रास्ता नहीं पता होगा और अगर वो खुद से अप्लाई करेंगे तो वहाँ जाके फंस भी सकते हैं, उनके पास मौके उतने नहीं होंगे. वो एजेंट की मदद हासिल करते हैं तो लोग आमतौर पर इस ट्रैप में इसकी वजह से फंस जाते हैं. साबिक डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. सज्जाद साहब, हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, फिर हुकूमत एक्शन में आती है, पकड़ धकड़ होती है, फिर ये मामला कुछ दिनों के लिए गोज़ अंडर द शेल्फ, फिर उसके बाद दोबारा ये चीज़ें जो है जन्म लेती हैं. आजकल दोबारा ये मामलात हो रहे हैं. Isn't there any permanent solution to this thing? देखें, बात दरअसल ये है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो टॉप पे प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं, फिर चंद दिन के लिए सारी मशीनरी हरकत में आती है, फिर वो डाई डाउन हो जाता है. तो हर दफ़ा जितना जब भी आपने देखा होगा हिस्ट्री में तो ऐसे ही होता चला आ रहा है और ऐसे ही होता जा रहा है. लेकिन अभी मुझे काफ़ी उम्मीद है जो अभी नए DG FIA हैं कि वो, क्योंकि उनका पहले भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डायरेक्टर FIA पंजाब और उन्होंने ह्यूमन स्मगलिंग के खिलाफ काफ़ी काम किया था और मुझे उम्मीद है कि ये उसको ऐसे तरीके से सरअंजाम देंगे और इसका कला कमा करेंगे. और दूसरी बात यह है कि देखें, यानी एक तो आवाम का है और दूसरा गवर्नमेंट का काम है. इसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं कि बेरोज़गारी है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और आगे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. कुछ नेचुरली आप देखें कि जब आपको कुछ छोटे कारोबार के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट की जाती तो लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता और फिर लोग रिस्क लेने को, जान की बाजी
भी हारने को तैयार हो जाती हैं और रिस्क लेते हैं। रिस्क लेना कोई आसान काम नहीं है। दूसरी सही। बात है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि छोटे जो कारोबार हैं उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी लेकिन सजाद मरतब साहब, करे। लोग अपनी जमीनें बेचकर 35-35 लाख रुपया, 40-40 लाख रुपया देकर इन यूरोपियन कंट्रीज के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि एक से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे मुल्क, और फिर वो खतरनाक भी होता है। आपको नहीं लगता कि इतने पैसों में तो आप कोई छोटा कारोबार क्या, आप बड़ा कारोबार भी इन कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं? देखिए, आपको मैं यही तो पहले अर्ज कर रहा था कि गवर्नमेंट का काम है कि कुछ सिस्टम ऐसा इवॉल्व करे। देखिए, सिस्टम ये है कि आप यूरोप में जाते हैं तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जीरो भी हैं, तो आप आपका अच्छा गुजर गुजार कर लेते हैं और उन्होंने एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो रखा हुआ है। हमारे यहाँ ये है कि जिसके पास दौलत के अंबार हैं उसके लिए पॉलिसी बहुत आला होती है, हर चीज़ उसको फेवर कर रही होती है, और जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब आदमी है उसके लिए हमारा यहाँ पे जो इज्जत के साथ जीना है वो भी मुश्किल है। आप देखें कि जो भी बंदा ज़मीन बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है, वो उसी को काश कर ले। अगर आपकी यहाँ पे अगर आप ज़रूरी पॉलिसी आपकी अच्छी होगी तो वो अपनी ज़मीन को काश करेगा, वो बेचेगा नहीं। फिर सेकंड आता है कि अगर वो बेच के कर रहा है तो यहाँ को कारोबार करेगा। अगर कारोबार में देखें हर चीज़ का, आपने पिछले कोई 25-30 साल में कोई जो छोटा कारोबार था, जो घरेलू सनत थी, वो ख़त्म कर दी है और उसका मुतबादल भी कोई नहीं है आगे, और उसको कोई आवाम को आगे जब सपोर्ट बेटर नहीं है ऑप्शन नजर गवर्नमेंट आता है, सजाद साहब आपका पॉइंट हमारे पास आ गया कि आवाम को जब बेटर ऑप्शन नजर आता है तो फिर वो एक ड्रीम होता है जिसको फॉलो करते हैं, वो दूसरे ममालिक में जाते हैं। लेकिन असल तो ये है कि हमें इस तरह की एक्टिविटी को रोकना है। पिछले दिनों आपके सामने भी से भी वो खबरें गुजरी होंगी जिसमें FIA ही के एहलकार इसमें मुलविस पाए गए, जो लोगों को मदद भी फराहम कर रहे थे, पैसे भी वसूल कर रहे थे, एजेंट्स की भी मदद कर रहे थे। तो जब आपको इस सिस्टम को शट डाउन करना होगा तो फिर ऐसे लोगों को या काली भेड़ों को भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी होगी, मिसालें कायम करनी होंगी आपको। देखें, अगर तो सही तरीके से अकाउंटेबिलिटी हो तो ये सिस्टम ना चले और ना ही ये ह्यूमन स्मगलिंग कंटिन्यू करे। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि जो एक फिगर पूरा किया जाता है, जिन लोगों की पहले भी ऐसे हुआ कि जिन FIA के मुलाजमीन के कई माइनर सी गलती थी उनको तो डिसमिस तक कर दिया, और एक ही आर्डर में जो उस वक्त DG थे उन्होंने 1 साल तो उस इंक्वायरी को पेंडिंग किए रखा। जब फिर 1 साल बाद दोबारा कश्ती डूबी तो उन्होंने कोई 50-60 लोगों को सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन जो है उन्होंने सबको डिसमिस कर दिया। अब उसमें अब मौजूदा DG FIA को भी, सेक्रेटरी दाखिला को भी, मिनिस्टर इंटीरियर को भी चाहिए कि जो उनमें बेचारे बेगुनाह थे, जिनका कोई छोटी गलती थी, उनको डिसमिसल की सजा देना बहुत ज्यादा थी। और दूसरी बात जो है कि उनका जो केसेस हैं वो रिव्यू करने चाहिए। लेकिन जो मगरमच्छ थे, जो इंचार्ज थे, किसी उनको तो कुछ किया कोई नहीं है। अच्छा बाजवा जो साहब, जिम्मेदार आपने थे, जो सुपरवाइजर आपने थे, बहुत उनको तो अच्छी कुछ बात नहीं की किया। है, आपने बहुत अच्छी बात की है। देखें, ये सारी चीज़ें फॉल आउट किस पे होता है? पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो जो लोग लीगल जाना चाहते हैं, इवन जो टूरिस्ट भी जाते हैं, उनके साथ वो हशर होता है आपके अलमान अलफीस। सिर्फ डंकी का एक मामला नहीं है बाजवा साहब, मसला ये है कि हरम में भीख मांगते हुए लोग ज़्यादातर पाकिस्तानी निकलते हैं, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है? तो ये वाला मामला हो गया, ये खुद से तो नहीं जाते, पीछे अंदर खाने भी लोग शामिल होते हैं, और उसके भी ऊपर वो माफिया भी शामिल होता है जो शायद FIA से भी ऊपर काम कर रहा होता है। सेम गोज विद द डंकी एज वेल। अंदर खाने लोग शामिल होंगे, उसके भी ऊपर कोई माफिया है जो कि उससे भी ज़्यादा पार रखता है। हम क्या कर रहे हैं इस माफिया को कर्ब करने के लिए? हर 6 महीने बाद 15 लाशें, 20 लाशें खुदा ना खास्ता आती हैं हमारे पास, और हम बस जैसे कि आपने कहा यक जुम्बिश कलम 5-6 लोगों को क्लर्क लेवल, सेक्रेटरी लेवल फारिग किया और फिर खत्म बात। देखिए, मैं पहले भी अपने पिछले जब भी मेरा कोई इंटरव्यू हुआ तो मैंने इस पे बारहा ये कहा कि ये जो काम है वो इसमें प्राइम मिनिस्टर का काम है कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, मिनिस्ट्रीज आती हैं जो इस काम में जिनकी कोऑर्डिनेशन चाहिए, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और एक लाहेअमल चाहिए, और उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन चाहिए तो वो भी करें। लेकिन बदकिस्मती से वो नोटिस के अलावा आगे काम चलता नहीं है और हुआ नहीं है। और अभी भी कि ये देखें, अगर इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसमें फॉरेन ऑफिस है, इसमें रिलीजियस अफेयर्स है,
और इसमें जो मैन पावर है वो मिनिस्ट्री है और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री आती है। इस सब की एक कोऑर्डिनेशन, अपना अपना काम सबको करें और फिर एफआई का काम है कि उन सबकी अकाउंटेबिलिटी करे और वो ना करे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जब भी अकाउंटेबिलिटी होगी, अगर सपोज आप एफआई की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि देखिए, अगर तो सुपरवाइजर्स ईमानदार लगे हुए हैं तो नीचे करप्शन हो नहीं सकती। और ये हो नहीं सकता कि जी आप एक सूबे के शहरियों को कहें कि दूसरे सूबे से आप ट्रैवल नहीं कर सकते और वहाँ एक रिश्वत का बाजार गर्म हो जाए और हर बंदा जो है वो ढूंढ रहा हो कि मैं पैसे किसको दूं ताकि मुझे तंग ना किया जाए। आप यकीन माने इतनी सिफारिशें आती हैं कि अभी हमारा वो बच्चा को अजीज जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है बाहर, तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको कोई तंग ना करे। वहाँ पे 60, 70, 80 हज़ार तक लोग पैसे मांगते हैं। तो ये ऐसी जो ब्लैकमेलिंग है उसको खत्म करें। इस तरह की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं हो कि और उसको अनचेक्ड हो कि उसमें कोई जो जिसका दिल चाहे वो करे, जो जायज है वो करें और उनको रोके भी। बताइएगा ये पॉसिबल कैसे है? लेकिन हम हर कोई हम में से यही चाहता है कि जी सिस्टम ठीक हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी लाएं कैसे? देखें, वो तो अभी डीजी एफआई आई है, उनका ये काम है। उनको चाहिए कि ये नीचे अपने डिपार्टमेंट को ठीक करें। उनको पहले भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो एफआई में रहे हैं, एफआई को समझते हैं। पिछले डीजी का तो इशू था कि उनको एफआई में पहले उन्होंने काम नहीं किया था, इसलिए उनकी वो अवेयरनेस नहीं थी एफआई के जो महकमे के बारे में या लोगों के बारे में। ये तो अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं और काम करना भी जानते हैं, काम लेना भी जानते हैं। आधे से ज़्यादा महकमे को ये खुद जानते भी हैं। तो इनके होते हुए मुझे उम्मीद है कि ये महकमा अभी बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद साहब आपके वक्त के लिए। थैंक यू। ओके जनाब, इसी के साथ हम ले रहे हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। प्लीज स्टे विद वेलकम बैक अगैन। हम एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है, कराची हो गए, मुल्क के बड़े शहर हो गए, हम ये देखते हैं कि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनके लिए जो खून की मुमकिना किल्लत है वो बढ़ जाती है। और उसकी वजह ये है कि लोगों के जहनों में ये बात होती है कि रमज़ान है और शायद इसमें वो अगर अपना ब्लड किसी के साथ शेयर कर लेंगे तो उनकी अपनी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगी। पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि ये रुझान वक्त के साथ साथ बढ़ भी रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम में प्री रमज़ान मेगा ब्लड डोनेशन की ड्राइव का भी इनेकाद किया गया है, जो सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी मुनक्किद हुई है। और रमज़ान मुबारक में अमूमन खून के एहतियात में जो कमी आ जाती है, आदाद शुमार के मुताबिक सिंध भर में तकरीबन 17,000 थैलेसीमिया के बच्चे रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें खून के एहतियात की ज़रूरत होती है। और फिर लोग क्योंकि खून नहीं देना चाहते, कुछ मिथ्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, इसकी वजह से उन बच्चों को खून जो चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। इसी पे बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर दुरेनाज जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल एडवांस में आपको रमज़ान मुबारक। इंशाल्लाह ताला विल बी प्लेजर। हम इंशाल्लाह ताला कल पाकिस्तान में पहला रोज़ा ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब रमज़ान का महीना आता है, डू यू हैव एनी नंबर्स और स्टार्ट्स के कितना डिक्लाइन आ जाता है ब्लड डोनेशन में, कितनी शॉर्टेज हो जाती है मोटा मोटी? जी नहीं, शॉर्टेज जो है देखें इनिशियली तो यही होता है बिकॉज ब्लड की शेल्फ लाइफ भी होती है। तो अगर जैसे फर्स्ट रमज़ान या फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान है, ये हमारा होता है जो थैलेसीमिया के बच्चों को हम पीसीवी पैक सेल वॉल्यूम सेल्स देते हैं, तो उनकी शेल्फ लाइफ इज़ 35 डेज़ ऑनली। तो अगर फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान है और उससे महीना भर पहले किसी ने दिया हुआ है, वो तो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमें शॉर्टेज आनी स्टार्ट हो जाती है एंड यू नो एंड ऑफ रमज़ान में दैट बिकम्स क्रिटिकल इशू फॉर आस। उसमें ये होता है कि वो पेरेंट्स भी परेशान हो के थैलेसीमिया सेंटर्स वालों को भी तंग करते हैं। दैन थैलेसीमिया सेंटर्स लुकिंग टुवर्ड्स मी कि भाई आप इसको हेड कर रही हैं, आप हमें इसमें सपोर्ट करें। मीडिया के फ्रेंड्स जो हैं वो आके पूछ रहे होते हैं कि इनका अब क्या होगा, इनका क्या होगा। तो कीपिंग इन व्यू दैट हम लोगों ने इस दफ़ा प्लान किया। हमारे जो है इफ़ बिट्स एंड पीसेस में तो हमारे थैलेसीमिया सेंटर्स अपने ओन पे बेचारे कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि वी शुड ब्रिंग देम टुगेदर। हम एक ये शोकेस करें टू रेस्ट ऑफ द कंट्री कि हम मिल के ये काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स आया और बहुत अच्छा जो है हमने ब्लड कलेक्ट किया
और इंशाल्लाह आगे भी वी फोर्सी, बिकॉज कल भी हमारी एक आध यूनिवर्सिटीज़ में ड्राइव थी, आज हम सिंध सेक्रेटेरिएट में कर रहे हैं क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ भी आगे बढ़ के हमें सपोर्ट करना चाह रहे हैं फॉर दिस कॉज। तो होपफुली हमें इतना ब्लड कलेक्ट हो जाएगा कि शॉर्टेज इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें ये मुझे बताइएगा कि ख़वातीन कितना पार्ट लेती हैं ब्लड डोनेट करने में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो ये एक है अंडरस्टैंडिंग कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो होती हैं वो एक तो एनेमिक होती हैं, उनके और दीगर इश्यूज़ होते हैं, फिर मतलब अपने घर के लड़के को तो आप कहते हैं ठीक है तुम खून दे दो, लेकिन लड़की को आप मना करते हैं, अरे तुम नहीं देना, तुम्हें तो खुद ज़रूरत होगी। तो ये है हमारे यहाँ। सो ऑब्वियसली जब ये मेगा ब्लड डोनेशन की आपकी थ्राइव है, इसने लोगों को अवेयरनेस भी दी होगी, उनको कुछ चीज़ें समझ भी आई होगी, तो क्या ये एक चैलेंज है हमारे माशरे में कि खातीन जो है वो ब्लड नहीं देंगी? डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें हमारे यहाँ बच्चियों ने, हमारी फीमेल डॉक्टर्स ने, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बट अगेन क्योंकि हमारे वी हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर डोनर, हमारी एक कंप्लीट हिस्ट्री प्रोसेस होता है कि हम वो पूछते हैं, हम उनके फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की कितना वेट होना चाहिए, कितना उनका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, उसके बाद वी अलाउ दैम, क्योंकि हमारे लिए डोनर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रेसिपिएंट तो डेफिनेटली होता है, लेकिन डोनर नहीं होगा तो रेसिपिएंट के लिए ब्लड कहाँ से आएगा? तो वो बच्चियों का हम मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट 30-35% डेफरल रेट रहा हमारा। आई सही बच्चियाँ आई, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर नॉट एलिजिबल, तो हमने उनको वापस रवाना कर दिया कि ईद के बाद खा पी के आना, तो फिर हम जो है आपसे ब्लड लेंगे। यहीं से इसी बात से सवाल में अगर आपका अखज़ करूं, रमज़ान में हम ये समझते हैं कि जी कम खा रहे हैं तो हम न्यूट्रिएंट लेस हो रहे हैं, तो रमज़ान के दौरान हम खून नहीं दे सकते, हालांकि ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ। हम पाकिस्तान में रमज़ान में तो बिल्कुल भी कम नहीं खा रहे होते, बट स्टिल एक साइकिल हमने बनाई हुई है। दौरान रमज़ान अगर कोई ब्लड देना चाहे तो क्या वो दे सकता है? एक पहले तो मुझे ज़रा इस पर एड्रेस कीजिएगा। जी बिल्कुल दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है। देखिए अगेन आई विल कम टुवर्ड्स दिस के क्राइटेरियाज होते हैं, तो हम बोलते हैं कि डोनर जो आ रहा है उसने 1 घंटे पहले ज़रूर कुछ खाया पिया हो, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, साइकोलॉजिकली भी आपके पास इम्पैक्ट होता है कि इतना ब्लड हमारे बॉडी में से निकल रहा है, एंड योर बॉडी डेफिनेटली नीड्स दैट मच ऑफ न्यूट्रिएंट्स कि आपको जो है वो कहीं आप फेंट ना हो जाएं, कहीं आपको कुछ फीलिंग्स ना हो। तो इसलिए हम रमज़ान में बोलते हैं कि इफ्तार से लेके सहरी तक ये पीरियड ऐसा है कि बड़े आराम से आप दे सकते हैं, और कुछ लोग देते भी हैं, दे कम अप टू आवर्स। जो तरावी के हमारे ये जितने भी इज्तिमात होते हैं हम वहाँ पे भी कर रहे होते हैं, तो वो लोग आते हैं, बड़ा अच्छा महसूस भी कर रहे होते हैं। एक और भी मेरे ख्याल में लोगों को बात समझने की ज़रूरत है कि आपके शुगर लेवल्स डाउन होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके अंदर खून कम हो गया है देने के बाद। तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, एक तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपका एक साइकोलॉजिकल भी होता है, मेरे अंदर से इतना खून निकला है, एंड देन यू हैव दैट पाइप कनेक्टेड टू यू जो आपसे ब्लड निकाल रहे हैं। हम आदी भी नहीं होते खून देखने के, तो वो सब चीज़ें भी, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है तो मतलब उनका खून कम हो रहा है, इसकी वजह से भी लोग परेशान होकर शायद ब्लड नहीं देते, फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद सेकंड टाइम ब्लड देने नहीं जाते। एग्जैक्टली यही होता है हमारे लिए, इसी वजह से जो है रेगुलर ब्लड डोनेशन का बहुत ही कम जो है ना नंबर है। मैं अगर आपको बात करूँ ओवरऑल सारे प्रोविंस से हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो 14.5 हमारे पास वॉलंटरी ब्लड डोनेशन रेट है, रेस्ट इज़ ऑल एक्सचेंज। जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर गॉड फॉरबिड हमारा अपना कोई एडमिट है और उसके लिए ब्लड की नीड है, तो हमारा कोई फ्रेंड, कोई बेटा बेटी रिश्तेदार, वो जाके उनके लिए जो है ब्लड देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा मैं आपको ये बताती चलूँ कि हूसोएवर इज़ रेगुलर डोनर, वी कंसिडर हिम और हर एज वेरी हेल्दी पर्सन। उनकी जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं तो पता चलता है हर चीज़ का, तो ये चीज़ भी है। अगेन सॉरी, आई एम सॉरी, बट आप कंटिन्यू भी कीजिएगा। बट आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया रेगुलर डोनर। रेगुलर डोनर कौन होते हैं और कितने अरसे बाद जो डोनेशन होती है इट इज़ कंसिडर्ड हेल्थी, ये बताइए। जी रेगुलर डोनर हम उनको बोल रहे होते हैं जो साल में कम से कम 4 दफ़ा आके हमें ब्लड दें, 4 दफ़ा। जी बिकॉज 3 मंथ्स के बाद आपका जो है यू कम अप टू अ कंप्लीट न्यू ब्लड फॉर्मेशन, और आप वैसे ही होते हो जैसे 3 महीने पहले आपके बॉडी में ब्लड था। एग्जैक्टली आपकी HP भी वैसी हो जाती है, आपके ब्लड सेल्स भी वैसे ही रिप्लेस हो जाते हैं। तो हम
2.5 से 3 महीने बाद बड़े आराम से ब्लड दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रही होती हूँ कि अगर कोई नहीं भी दे रहा और डर लग रहा है तो अपनी बर्थडे वाले दिन जाके कहीं ना कहीं ब्लड ज़रूर डोनेट करें कि वो हम कहते हैं कि बर्थडे पे हमें गिफ्ट मिले। तो कभी आप ये भी सोच लें कि उन बच्चों को, उन पेशेंट्स को आप गिफ्ट करें अपनी बर्थडे पे हु नीड्स इट। ये कितना सही है जो कहा जाता है कि आपको ब्लड चाहिए बिकॉज ये आपके लिए भी अच्छा होता है। हम है ना, बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि अपने खून का अतिया करें क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है कि आपका नया खून बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली। ऐसे ही है, हम तो स्टडीज़ करवाते हैं। स्टडीज़ हैज़ प्रूवन कि जो रेगुलर डोनर है उसको डायबिटीज़ नहीं होती, उसको ब्लड प्रेशर नहीं होता, उसको गैस्ट्रिक एलिमेंट, आजकल हम सबको एसिडिटी की शिकायतें होती हैं तो वो बहुत कम हो जाता है उनके अंदर, और स्किन की डिजीज़ेस कम हो जाती हैं, कार्डियक एलिमेंट्स बहुत कम देखने में आती हैं। इनफैक्ट अब तो ये भी जो है, हमारे यहाँ तो नहीं हुई है स्टडीज़, लेकिन ग्लोबली इट इज़ सेड कि उनमें कैंसर्स के रेशियो बहुत कम देखे गए हैं। ये मतलब आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो इतना हेल्दी रहती है कि ये आपको बीमारियां जो है लगती नहीं है, लगती भी हैं तो बहुत ही कम उसका रेशियो होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हम रमज़ान भी इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। बीइंग अ मुस्लिम, हम लोगों का इस चीज़ पे पूरा भरोसा है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरे इंसानियत की जान बचाई। तो मैं ये कहती हूँ कि वो सुकून कि आप समझें कि अल्लाह जान बचाने वाला है लेकिन हम छोटा सा वसीला बन रहे हैं, दैट शुड बी इनफ फॉर अस। बड़ी सुकून की नींद आती है फिर। The pick of the conversation was आप अपनी सालगिरह वाले दिन दें, लोग आपको तोहफा दे रहे थे, आप अपनी सालगिरह दें, दूसरों को तोहफा दें। डॉक्टर दुर्रे जमाल साहबा, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो जनाब डॉक्टर दुर्रे जमाल साहबा थी, और जो कर सके ये कार्य खैर वो लाजमी करे, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी आपने बचाई तो पूरी इंसान की बचाई। ब्रेक पे जाने से पहले देयर इज अ सिचुएशन दैट वी हैव टू डिस्कस। हम कभी कभी शायद भूल जाते हैं कि हमारा कौमी खेल कौन सा है। सिर्फ हम नहीं भूलते, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट भी भूल जाती है, और इसीलिए होता ही है कि कौमी टीम जो है वो गई हॉकी लीग खेलने ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस तो पहुंच गई है, लेकिन जिस तरीके से ये वापस पहुंची है और जिस तरीके से वो वहाँ पे थी, इट इज़ एब्सोल्युटली, मैं अगर शेम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो ये गलत नहीं है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कौमी खेल से ऐसा लगता है कोई लेना देना ही नहीं है। हॉकी टीम के कैप्टन अमाद भट्ट ने टीम मैनेजमेंट के खिलाफ खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया। एब्सोल्युटली, और सिर्फ यहाँ इनके वापसी के बाद की वीडियोस नहीं सरफेस कर रही हैं, वहाँ खुद जब ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे किस तरह का इनका स्टे था, वहाँ पर इनको कितनी मुश्किलात हो रही थी, फिर जब वहाँ पहुँचे तो कोई इनका सामान लेकर होटल तक ले जाता, इनको कैसे वहाँ से पिक करता, वहाँ तक कैसे पहुँचाता, इस सब के भी इंतजामात मौजूद नहीं थे। तो शुरू से लेकर आखिर तक जब आप इस तरह का ट्रीटमेंट अपनी टीम के साथ करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उनके लड़के वहाँ खुद खाना पकाते रहे, बिल्कुल आई नो, खुद कपड़े धोते रहे, ये सिचुएशन। और कप्तान ने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि 16 घंटे हम सड़कों पर इंतज़ार करते रहे। अब ऐसे में फैसल, मेरे जहन में यही बात आती है कि देयर इज़ वन क्वेश्चन कि कौमी खेल एक बार फिर से, एक बार क्या, मेरे ख्याल में इट्स बिन ओवर 2.5 डेकेड्स हो चुकी है अब कि आपका कौमी खेल जो है वो डाउनलाइन जा रहा है, और आपके खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करके भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, और बार बार अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी इस तरह के उनको ज़िल्लत का सामना माज़रत के साथ करना पड़ता है, जो उनको ये सिखा रहा है कि शायद अब आपको वे ऑफ देखना पड़ेगा कि आपके पास और मुतबादिल क्या मौजूद है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद हम कह रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला आज माह रमज़ान को भी, क्योंकि आमद है अब रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का ये महीना, वो मुक़द्दस महीना जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया और अहले ईमान पर रोज़े फ़र्ज़ किए। ये महीना यानी कि रमज़ान सब तक़वा और ईसार का दर्स देता है और इंसान को रूहानी पाकीज़गी की तरफ राग़िब करता है। इस मुबारक महीने में इबादात का इजरा किया जाता है। शब कदर जैसी बाबरकत रात भी इसी माह में अता की गई है, और मुसलमान रोज़े, तरावी, तलावत कुरान पाक और सदक़ात के ज़रिए अल्लाह ताला के करीब आते हैं, अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करते हैं। रमज़ान हमें ख़ुद एहतसाबी, हमदर्दी, ज़रूरतमंदों की मदद करने का पैगाम भी देता है। इस माह मुबारक को कैसे अपने लिए मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, कैसे इसकी फ़यूज़ व बरक़ात को समेटा जाए, क्या अज़कार किया जाए
और जो कहा जाता है कि शैतान तो बंद हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सतह से लेके सरकारी सतह तक वो हरकत व सकनात बंद नहीं होती जिनको होना चाहिए, जिसमें गिरा फरोशी एक बहुत आम मामला है। हमारे साथ इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए इस्लामी स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम अस्सलाम हम रहमतुल्लाह। आपको शुक्रगुजार भी हैं और आपको एडवांस में रमज़ान मुबारक जो है उसकी मुबारकबाद भी देते हैं। मुफ्ती साहब, आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। एक बार फिर खुदा ताला हम पे रहम उसने किया है कि हमें माह रमज़ान नसीब हुआ है। जब हम ये बात करते हैं कि हमें माह रमज़ान नसीब हुआ है, एक मुसलमान के लिए कितनी बड़ी बात है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी जानिब से भी आप सबको, बोल की तमाम इंतज़ामिया को बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ानुल मुबारक की। आपने बात की कि ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है हमारे लिए। इस सिलसिले में ये समझ लीजिए कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की आमद से 3 महीने पहले इस महीने के लिए बरकतों की दुआ मांगते थे कि ए अल्लाह, मेरी उम्र में इतनी बरकत अता फरमा कि ये महीना मुझे मिल जाए। पुराने ज़माने में लोग किसी की नेकी और तक़वे का ज़िक्र करते थे तो कहा करते थे फलां बड़ा नेक है, फलां बड़ा अल्लाह वाला है, तो उसके ज़िमन में दलील के तौर पर कहते थे कि उसने अपनी ज़िंदगी में 60 रमज़ान देखे हैं। 2 सहाबा का ज़िक्र आता है, तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि दोनों भाई थे और इसमें से एक बड़ा मेहनती था और दूसरा जो था उसके मुकाबले में कम मेहनत करता था। जो मेहनती था वह इबादत में बड़ी मेहनत मशक्क़त करता था और उसका इंतकाल हुआ, और इंतकाल होने के बाद और अगले साल वो दूसरे वाले का इंतकाल हुआ। तो ये सहाबी फरमाते हैं तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु कि मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत में एक महल है और उस महल से एक शख्स निकलता है और उस बंदे को, उस भाई को बुलाता है जो 1 साल बाद इंतकाल हुआ और ज्यादा मेहनती नहीं था। उसको पहले कहता है कि तू जन्नत में पहले दाखिल हो जा, और उसके बाद जो मेहनती था उसके बाद उसे कहता है तू दाखिल हो जा। तो ये सहाबी रसूल ने अपने साथियों से ये बात बताई और साथियों ने इस बात पर बड़ा ताज्जुब का इज़हार किया कि वो भाई तो इतना मेहनत करता था, इतनी मशक्कत करता था, रात भर इबादत करता था, अल्लाह की राह में जिहाद करता था, उसके बावजूद वो बाद में क्यों जन्नत में दाखिल हुआ? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, आपने फरमाया मुझे ये बताओ कि दूसरे वाले भाई की उम्र 1 साल ज्यादा हुई तो क्या इसने रमजान का महीना पा लिया था? सब ने कहा हाँ पा लिया था। कहा इसी वजह से वो जन्नत में पहले दाखिल हुआ। रमजान का महीना ये बड़ी बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की एक बद्दुआ पर आमीन कहा कि फरमाया कि मन अदरक रमजान फलम युग़फ़र लहु, आपने कहा आमीन कि जिसने रमजान का महीना पाकर भी अपने रब से अपनी बख्शिश ना करवाए तो ये आदमी जो है वो हलाक हो गया। और अल्लाह के नबी ने उस पर आमीन कहा। ये बड़ा ही बरकतों और रहमतों के साथ है। साल के 11 महीने दुनिया के लिए गुजार देते हैं, लेकिन ये एक महीना अल्लाह के लिए गुजारे। इस एक महीने में सब्र, इस एक महीने में खर्च करना, इस एक महीने में ईसार, हमदर्दी जितनी हमसे हो सकती है वो इस एक महीने में करें। ये महीना सोने के लिए नहीं आया कि हम रोजा रख के सो जाएं। ये महीना इस बात के लिए नहीं आया कि हम रात के वक्त जो है वो नाइट जो है वो क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दें। ये महीना इस बात के लिए नहीं आया कि हम गप्पों के अंदर जो है वो कई वक्त गुजारे। ये महीना मेहनत मशक्कत के लिए आया। अज़वाज मुतहहरात क्या कहती हैं कि आप अपनी कमर बांध लिया करते थे, कमर कस लिया करते थे, यानी इस महीने के लिए इतनी तैयारी आप कर लिया करते थे। तो जैसे तैयारी हम ईद के लिए करते हैं, जैसे तैयारी दीगर कामों के लिए होती है, इस महीने के लिए भी ऐसी तैयारी करें। आप रमजान में कुरान मजीद कसरत से पढ़ें, आप इस महीने में खर्च कसरत से करें, आपसे जो कुछ हो सकता है आप जिक्र अस्कार करें। मैं तो ये कहता हूँ अपने साथियों से, भाई कुछ भी नहीं हो सकता, बस गुनाह से अपने आप को बचा लो। गुनाह से बचाना भी ये बहुत बड़ी नेकी है कि आप तकवा ये नहीं है कि सारी रात बंदा अल्लाह के आगे खड़ा हो। जी, कता कलामे की माज़रत। मुफ्ती साहब, आजकल का माहौल ऐसा है, आजकल क्या पिछले तकरीबन 1 दिहाई से हम यही माहौल देख रहे हैं पाकिस्तान में कि जब रमज़ान आए भी नहीं होते तो गिरा फरोश जो है वो आम अशिया, जो ज़रूरत की अशिया है, उनकी कीमतों को बढ़ा देते हैं। आपने अभी कहा कि ये महीना जो है बख्शिश का महीना है, ये महीना जो है वो सेक्रीफाइस का है, कुर्बानी का महीना है, दूसरों की मदद करने का महीना है। ये वो बात है जो हमारे घरों के बच्चों को भी पता है, हम उन्हें भी यही दर्स देते हैं, लेकिन फिर हम उसी महीने में सबसे ज़्यादा महंगाई देखते हैं। आप उधर यूरोप में जाके देखें, उनका इस महीने से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो भी वहाँ के मुसलमानों के लिए इन अशिया को सस्ता कर देते हैं कि हर कोई इसको यूटिलाइज़ कर सके। बिल्कुल, आपने बड़ी प्यारी बात की
और ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हम मजहबी अपने इबादात के महीनों को भी अपने लिए सीज़न बना लेते हैं। और बड़ी बदकिस्मती है कि इन दिनों को ये लोग सीज़न का महीना कहते हैं कि हमारा एक सीज़न है जो रमज़ान आ चुका है। हर चीज़ की कीमतों के अंदर इजाफा कर देते हैं। आप उनकी क्रिसमस के त्योहारों को देखें, हर चीज़ को ब्लैक फ्राइडे लगा देते हैं, हर चीज़ को आधी कीमत पे कर देते हैं। और फिर एवन के इन महीनों में भी मुसलमानों के एहतराम में हर चीज़ को जो है वो जितना उनसे हो सकता है वो सस्ता करते हैं। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे ताजिरों को इसमें अपना जो है वो सीना खुला रखना चाहिए, ज़र्फ बड़ा रखना चाहिए, जितना उनसे हो सके चीज़ों की कीमतों को गिराना भी चाहिए और अपने मुस्तहिक लोगों के साथ इसमें ताउन भी करना चाहिए। इंतहाई गलत बात है जो हम देख रहे हैं, हर साल ये चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और ख़ासकर इन दिनों के अंदर तो महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है। बेशक। मुफ्ती साहब एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। आम दिनों के निस्बत इस महीने में हम गुस्सा ज़्यादा हो जाता है और उसका उज़्र ये पेश किया जाता है कि भाई रोज़ा लग रहा है तो इसलिए सड़क पे गाड़ी चलाते हुए गुस्सा आ रहा है, कोई बस में बैठा हुआ उसको गुस्सा आ रहा है, कोई घर में आ गया उसको काम करने को कुछ नहीं उसको भी गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा बड़ा आता है और उसके पीछे भूख जो है ना उसको उसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी उन लोगों की भी रहनुमाई कीजिए कि जो ये समझते हैं कि क्योंकि रोज़ा है, लग रहा है, भूख है तो इसलिए गुस्सा करें और डांट डपट करके, बेचारा कोई शौहर है तो वो बीवी को गुस्सा कर रहा है, बीवी है वो शौहर को गुस्सा कर रही, बच्चों पे गुस्सा कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा इस ये भूख को जो हमने गुस्से की तर्जुमान बना दिया है, ये भूख कितनी अफजल है रोज़े की, ज़रा ये तो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इस महीने को हदीस में सब्र का वहुव शहरुस्सब्र, इसको कहा कि ये सब्र का महीना है। अच्छा, सब्र इस बात के अंदर है कि इंसान खाने पीने से जो है वो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म समझकर वो खाने पीने से जो है वो बाज आया। अच्छा, इसके अंदर फिर सब्र इस मामले में भी है कि इंसान अपने मामलात के अंदर, आपने क्या फरमाया है कि रोज़ा खाली ये नहीं है कि उसने अपने आप को भूखा प्यासा रख लिया, बल्कि रोज़ा ये है कि इसने अपनी ज़ुबान की भी हिफाजत कर ली, अपनी कान की भी हिफाजत कर ली, आँखों की भी हिफाजत कर ली। अगर इसकी ज़ुबान जो है वो ज़ुबान से गीबत निकल रही है, इसकी ज़ुबान से दूसरों के लिए तकलीफ़ वाले काम निकल रहे हैं, तो फरमाया कि फिर फलैसा लिल्लाहि हाजतन फ़ी अन यदा तअमहु व शराबहु, अल्लाह को कोई हाजत नहीं इस बात की कि अपने खाने पीने को छोड़ देता है। रोज़ा तो ये था कि ये खाने पीने को छोड़ने के साथ, ये अल्लाह के हुक्म की इताअत के साथ, ये अपनी ज़ुबान से कोई गलत बात भी ना निकाले, किसी की गीबत भी ना निकाले, अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ देने वाले काम भी ना करें, तब जाके सही माने में हकीकी माने में जो रोज़े की रूह हासिल होगी वो तब जाके हासिल होगी। ये तो ज़ाहिरी तौर पर तो हमने रोज़ा रख लिया, लेकिन बातिनी तौर पर इस रोजे की जो रूहानियत है वो यही है कि आप अपने कानों का भी रोजा रखें, अपनी आंखों का भी रोजा रखें, सबसे बढ़कर अपनी जुबान का रोजा रखें। मैं कहता हूँ अक्सर साथियों से कि पेट का रोजा तो रख लिया, इस जुबान का भी रोजा रखें, इस कान का भी रोजा रखें। 4 कामों को हमें खास कर करना चाहिए। कानों का रोजा रखना चाहिए, जुबान का रोजा रखना चाहिए, पेट का रोजा रखना चाहिए। और इस महीने में बड़ी माजरत के साथ टच मोबाइल के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए कि जहां पर आप इस महीने में ये टच मोबाइल आपके हाथ में होगा तो जाहिर है फिर बहुत ज्यादा इसके अंदर इंसान मगन हो जाता है, इबादत की तरफ फिर उसकी तवज्जो नहीं होती। 1 महीना आप छोड़ दें यकसुई के साथ, अल्लाह को राजी करने के लिए जो है वो आप इस मोबाइल को छोड़ दें, यकसुई के साथ इबादत करें। बेशक, बहुत शुक्रिया मुफ्ती अल्लामा अब्दुल कादिर साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें कुछ वक्त नवाजा। एक बार फिर आने वाले तमाम अफराद को भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिए और रमज़ान के इस महीने जो कि इंशाअल्लाह ताला कल से शुरू होने जा रहा है उसकी जो है वो उसके दिल कहता गहराइयों से आपको मुबारकबाद। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।